हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप बस्सी अड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का हिंदी का 2017 का पेपर। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है कि 2017 में जो आपके पेपर आए थे, 2018 में जो आपके आए थे, 2019 में जो आपके आए थे, यानी इन्हीं सब प्रश्नों से घूम घुमा के प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सभी प्रश्नों को एक बार देखने वाले हैं। जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। हम नहीं चाहते हैं कि किसी का बैक लगे या फिर किसी का कोई भी प्रश्न छूटे। इसलिए आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ इस क्लास को देखिए और प्लीज़ आप लोग इसको अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। जो हमारे भाई बहन नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, प्लस वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं होता। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी के पेपर में आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं वे आपके 5 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो पहले हम पांचों प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर हम अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय की ओर बढ़ते हैं। पहला यहाँ से पूछा गया है आपका, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है। आपके कौन हो जाएंगे, किशोरी लाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, इंसा अल्लाह खां या प्रेमचंद्र। इन चारों में से ऐसा कौन है जिनका रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। अगर हम बात करें आंसर की, तो इसका आपका हो जाएगा इंसा अल्लाह खां। ठीक है, आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग आपका क्या होगा, कवित्री होगा, कवित्री होगा या फिर कवित्री होगा। ठीक है, कवित्री होगा आपका क्या होगा। कहीं ना कहीं सुनने में आपका एक जैसा लगता है, लेकिन जब आप इसको गौर से देखोगे केवल बस आपका कवित्री ही यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है। प्रतिज्ञा, संख्या, बोली और भाषा। व्याकरण में वचन का सही अर्थ के बारे में यहाँ कहा गया है। इसमें आपका संख्या सबसे अच्छा हो जाएगा। ठीक है, संख्या आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण आपके आ जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यमानवाचक संज्ञा। इनमें से आपका कौन सा होगा आपको बताना है। अगर हम बात करें आंसर की, तो इसमें आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अच्छाई, मानवता, बचपन ये सब आपके भाववाचक संज्ञा में ही आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है कि कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है। कैसा, लाल, तिकोना या फिर थोड़ा। इसमें आपका क्या होगा। अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो इसमें आपका ठीक है हो जाएगा थोड़ा, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात हम करते हैं। परा उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। परा उपसर्ग से बनने वाले दो उपसर्ग आपसे पूछा गया है। देखिए दोस्तों, प्रत्यय और उपसर्ग से आपका पेपर ही बनता है। ठीक है, यानी ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें आपका हिंदी के विषय में उपसर्ग और प्रत्यय से पेपर ना बने। आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा उपसर्ग और प्रत्यय से, यानी प्रा का हो जाएगा प्रचार और एक आपका हो जाएगा प्रसार। आप इसको अपने मन से भी लिख सकते हैं, प्रज्ञा भी आप लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, यानी आपको जो भी लगे, प्रकाश भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कार, ठीक है, कार के आगे आपका हो जाएगा प्रा, आपका हो जाएगा प्रकाश। ठीक है, ऐसे भी आप अलग अलग उपसर्ग अपने हिसाब से लिख सकते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, उपसर्ग जो होता है वह आपका आगे लगता है और जो प्रत्यय होता है वह आपका पीछे लगता है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेगा आपसे कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, आपको लिखना होगा। प्रत्यय आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कृदंत प्रत्यय और दयित प्रत्यय, ये आपके प्रत्यय दो प्रकार के हो जाते हैं। काल से भी क्वेश्चंस आपका बन जाता है। काल कितने प्रकार के होते हैं। काल आपके 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है वर्तमान, भूत और भविष्य। ठीक है, ये यहाँ पे आपको 3 काल दिखाई दे रहे हैं।
आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अनुकरण वाचन, और मैं आपको बता दूं कि यह आपका 1 घंटे का पेपर होता है। 1 घंटे में आपको टोटल 18 प्रश्न करने होते हैं। अनुकरण वाचन किसे कहते हैं? अध्यापक के द्वारा बोले गए पाठ्यक्रम शब्दों को सुनकर जब बच्चे उनका प्रयोग करते हैं उन्हें अनुकरण वाचन कहते हैं। ठीक है, अनुकरण वाचन बच्चे सुनकर बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मौन वाचन के उद्देश्य लिखिए। मौन वाचन के उद्देश्य की बात यहाँ पे की जा रही है। पहला यहाँ पे आपका है कि मौन वाचन व्यक्ति दूसरे को किसी भी प्रकार से बाधा पहुँचाए कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अवकाश के क्षणों का उपयोग करने की दृष्टि से मौन वाचन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप अनेक पॉइंट लिख सकते हो अलग अलग अपने हिसाब से, अपने माइंड से। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से। बस केवल आपसे 2 उद्देश्य कहेगा तो आपको 2 ही लिखना है, आपको 3 नहीं लिखना है। ठीक है, आपको 1 ही नंबर मिलेगा, इसीलिए टाइम बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों के नाम लिखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार के बारे में कहा गया है। जितना आपसे पूछे उतना ही आपको लिखना है। ठीक है, फालतू आपको नहीं लिखना है। आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। केवल आपको बस 60 मिनट मिलता है, इसी 60 मिनट में आपको सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। इसीलिए देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, इन जो ये जो आपके 3 पुरुष हैं, इनके बारे में आपको कुछ लिख देना है और आगे आपको बढ़ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है लघुत्तरीय प्रश्न। गद्य और पद्य में अंतर। गद्य और पद्य के बिना आपका पेपर बनता ही नहीं है। गद्य और पद्य में अंतर यहाँ पूछा गया है, यहाँ से भी आपके प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। और हम लोग अपने दैनिक जीवन में गद्य और पद्य का अक्सर उपयोग करते रहते हैं। ठीक है, गद्य और पद्य की अंतर की बात की जा रही है। इन चीज़ों को आपको नहीं लिखना है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको नहीं लिखना है, बस सीधा आपको अंतर पे आना है। नोट्स में हमने आपको बहुत ही अच्छे से इनके अंतर के बारे में ट्रिक से भी बताया था। अगर आपने नोट्स नहीं लिखा है तो कमेंट करिएगा, हम आपको लिंक दे देंगे। ठीक है, गद्य और पद्य में अंतर यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन लिखिए। अब यहाँ पे आपके मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? चित्र पठन, कहानी पाठ, कविता पाठ, अभिनय तथा अनुसरण। ठीक है, वाद विवाद, ये सब आपके मौखिक अभिव्यक्ति के साधन के रूप में आ जाते हैं। इनके बारे में आपको एक एक लाइन लिख देना है और आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त लेख लिखिए। अब कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर आपको संक्षिप्त लेख भी लिखना है। यहाँ पे आपको 6 संक्षिप्त लेख दिख रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए। और प्लीज़ आप लोग इस क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। जिन शब्दों के द्वारा क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में चलना क्रिया है और धीरे धीरे उसकी विशेषता हो जाती है, यही आपका है क्रिया विशेषण। 16वां आपका है कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। संबंधवाचक सर्वनाम की बात यहाँ पे की जा रही है। ओके दोस्तों, जिसका संबंध आपको देखने को मिलेगा वही आपका संबंधवाचक के अंतर्गत आएगा। जैसे जिसका काम ऊंचा उसका नाम ऊंचा। ठीक है, ये सब आपके संबंधवाचक के अंतर्गत ही आएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित यहाँ पे आपको समझाना है। ओके दोस्तों, बहुव्रीहि समास। ठीक है, जैसे कि आपका नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात आपके हो जाएंगे शिव जी। ठीक है, तो ये आपके बहुव्रीहि समास में आएंगे। हमने आपको नोट्स में बहुत ही अच्छे से समझाए थे। नीलकंठ, लंबोदर, ये सब आपके बहुव्रीहि में आएंगे। अब यहाँ पे हमने जैसा कि आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि उपसर्ग और प्रत्यय के बिना आपका प्रश्न बनता ही नहीं है। अब यहाँ पे आपको उपसर्ग और प्रत्यय से
3 नंबर के प्रश्न देखने को मिले हैं। 1 नंबर के प्रश्न आपको 2 नंबर के प्रश्न यहाँ पे देखने को मिले हैं, ठीक है, 2 नंबर के यहाँ पर, और आपका 1 नंबर का प्रश्न देखिए यहाँ पे। ओके दोस्तों, एक नहीं, ठीक है, 2 नंबर का देखिए, 2 नंबर वहाँ पे तो 1 नंबर यहाँ पे, ठीक है, 1 नंबर यहाँ पे, यानी 4 नंबर के प्रश्न आपके आए हैं प्रत्यय और उपसर्ग दोनों मिलाकर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे प्रत्यय और उपसर्ग के अंतर के बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों, आप प्रत्यय और उपसर्ग के अंतर में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, हमने बहुत ही डीपली आपको समझाया था, ठीक है। आप एक बात और जान लीजिए कि आपका जो उपसर्ग होता है आगे लगता है, प्रत्यय आपका पीछे लगता है। प्रत्यय के आपके 2 प्रकार होते हैं, ठीक है, ये आपके 2 प्रकार यहाँ पर भी दिख जाएंगे, हमने आपको आगे भी बताया था और दिखाया भी था। यानी कुल मिलाकर 2 नंबर आपका उपसर्ग और 2 नंबर आपका, ठीक है, प्रत्यय, यानी आपका 4 नंबर यहीं से मिल रहा है। इसलिए आप लोग उपसर्ग प्रत्यय को बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाइएगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, ठीक है दोस्तों। और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।